हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम तैयारी कर रहे हैं 100+ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की। 100+ एमसीक्यूज, जी बिल्कुल सही बात है। अधिगम मंत्रा इज द सोल प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गेटिंग और प्रैक्टिसिंग 100+ क्वेश्चन ऑन योर डेली बेसिस, जहां पर ना केवल आप क्वेश्चंस और कंटेंट को समझ रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप क्विज भी कर रहे हैं, जो आपकी एफिशिएंसी को सीधा सीधा बढ़ा रहा है। आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको एक टिक करना है। तो आप टेलीग्राम, अधिगम मंत्रा के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको डेली बेसिस पर 40 एमसीक्यूज कॉन्टिन्यूसली आपको भेजे जा रहे हैं, ताकि आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें। और यूट्यूब पर आपको 60+ एमसीक्यूज जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, जहां पर आप अपने टॉपिक को डेप्थ में कर सकते हैं और वहां से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का लेवल है, उनको करने की जो स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैसे हमें उन एमसीक्यूज को कंपीट करना है, उनको कैसे एग्जाम में मात देनी है, उसका समाधान कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप यहां पर सीखते हैं। कितना कुछ है अधिगम मंत्रा के पास आपको देने के लिए। तो फटाफट से अधिगम मंत्रा के जितने भी प्लेटफॉर्म से फटाफट ऐड हो जाइए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म आपको देता है एक नई जानकारी, और हर प्लेटफॉर्म से मिलती है आपको अधिगम मंत्रा से जुड़ने की, और साथ साथ में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने की और ज़्यादा मोटिवेशन और स्किल्स। तो कुल मिलाकर के अब की बार केवीएस पार हमें करना ही करना है, और इसी के साथ हमारी तैयारी जोरों पर है। केवीएस भी तैयार है एग्जाम लेने के लिए, और हम भी तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। ना किसी प्रकार का डीमोटिवेशन है और ना किसी प्रकार का कोई हर्डल है कि एग्जाम जल्दी है। कोई टेंशन नहीं है, प्रिपरेशन लगातार और बराबर चल रही है। 100+ क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिल रहे हैं, बाकी आपकी खुद की प्रिपरेशन भी चल रही है। स्टैंडर्ड लेवल, क्वालिटी, क्वांटिटी, आपकी इसकी टेंशन बिल्कुल मत करो, अधिगम मंत्रा आपके साथ है। पहली चीज। दूसरी बात, जो भी लोग नए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको भी इन वीडियोस की जरूरत है वो फटाफट से कनेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतना ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, उनकी क्वेरीज आएंगी, और उतना ही ज़्यादा मैं आपके सामने मटेरियल प्रेजेंट कर पाऊंगा, है ना। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि एक व्यक्ति अगर एक एक जानकारी जानता है, तो सोचो मल्टीपल लोगों से अगर हमें जानकारी मिले तो कितनी सारी मिलेगी, है ना। तो उसका भी फायदा, बी द बिजनेस माइंडेड पर्सन, है ना। तो ज़्यादा का फायदा कब मिलेगा? जब ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे। तो फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। और बाकी चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में, और साथ साथ में जो पैटर्न है और जो दो चैप्टर्स हैं आपके, वहां पर हम उनको करेंगे डेड एंड। और उसके बाद कल से और नए टॉपिक शुरू होंगे। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी तब तक जब तक आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं हो जाते। उसके बाद सोचा है आपके लिए कुछ खास, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब। तो फटाफट से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं अपना आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो रहा आपके सामने। अधिगम मंत्रा से जुड़ने के लिए जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां से भी आप जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है, आपको लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहां पर आप इजीली जुड़ सकते हैं। क्लियर है? बाकी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप कमेंट करो, कोई टेंशन नहीं है, सीधा कमेंट करो, और क्विज के लिए ग्रुप में जुड़ जाओ, है ना। 100+ क्वेश्चन बहुत है, सफिशिएंट है, और क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे है ना, बाई गॉड मजा आ रहा है। जो कर रहे हैं वास्तव में लिटरली उनको मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो बस स्टैंडर्ड है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का, जो आपके सामने है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर, जो कैपिटल होते हैं, जो पूंजी होती है, उसका जो इंटरनल सोर्स है, आंतरिक, इंटरनल माने आंतरिक स्रोत जो है वो क्या है बताइए। जनरेटेड थ्रू आउटसाइडर। अरे भाई आंतरिक की बात पूछे तो आउटसाइडर तो हो ही नहीं सकता। जनरेटेड थ्रू लोन, लोन कौन देगा? बताओ, लोन कौन देगा? मुझे बिजनेस शुरू करना है, 45 लाख रुपया चाहिए, कौन देगा? आप दोगे या मैं अपने आप से ले लूं? बोलो फटाफट से।
सर अपने आप से ले लो, हमारे पास नहीं है। तो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है लोन? एक्सटर्नल है, गलत हो गया सर, इंटरनल की बात चल रही है। जनरेटिंग थ्रू इशू ऑफ, हाँ सर ये हो सकता है। अरे भाई इशू ऑफ शेयर करोगे तो कंपनी है, कौन है? कंपनी है। किसको शेयर इशू करेगी कंपनी? बोलो फटाफट से जरा। सर पब्लिक को। तो कंपनी खुद के शेयर इशू करके पैसा किससे ले रही है? फटाफट बोलो। कंपनी पैसा किससे ले रही है? पब्लिक से। पैसा पब्लिक का है, आउटसाइडर्स का है, कंपनी का पैसा थोड़ी होगा। तो सर फिर तो एक ही बच रहा है, और यही हमारा क्या कहलाता है? एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, जिससे क्वेश्चन के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। बढ़ गई ना? आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बिजनेस में कहां पड़ती है? अपना स्टॉक और रॉ मटेरियल का जो स्टेक है उसका लेवल मेंटेन करने के लिए। बिल रिसीवेबल है ना, अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल, या क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को है ना भाई, करंट एसेट्स मेंटेन करने के लिए, बिल रिसीवेबल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट। चलें आगे, बढ़े आगे, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज लो इफ। जो फिक्स्ड कैपिटल है, स्थिर पूंजी है, उसकी आवश्यकता बिजनेस में कम होती है। ये क्या था? ठीक है ना, कम होती है। क्यों 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 कम होती है बताइए। इट प्लान्स टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे, अब सपोज करो अभी आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर एलईडी लगा दूं, है ना, तो उस एलईडी में इन्वेस्टमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो तो मेरा फिक्स्ड कैपिटल है, तो गलत हो गया, लो की बात हुई है। इट प्लान्स टू शिफ्ट द बिजनेस टू, अरे यार आप पूरा बिजनेस उठा करके नई लोकेशन पर लेकर के जाओगे। एक बात बताओ, आप आगरा बिजनेस कर रहे हो, आप आगरा से अहमदाबाद अपना पूरा फ्रेंचाइजी डिपार्टमेंट सब कुछ लेकर के जाओगे, पैसा नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल पैसा लगेगा साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गलत हो गया। बिजनेस इज ऑपरेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। आज ही मुझे 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, पैसा लगेगा भाई। तीनों गलत हो गया, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आप ना रिलेट कर लिया करो यार, बिजनेस जो होता है ना वो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, और ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द होती रहती हैं, तो इतना तो आप जानते होंगे। एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन, जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। अरे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा वो तो हमारे पास रह गया, हमारे पास जो रह जाता है उसको क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग किसकी है? मेरी है, आउटसाइडर की है, या बिजनेस की? बिजनेस की है। बिजनेस की है तो मतलब वो उसका खुद का पैसा है, और इसको हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानना जाता है। करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इनमें से रिटेन्ड अर्निंग जो होती है, जो ऐसी कमाई जो हमारे खुद के पास है, बिजनेस की खुद की कमाई है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है ना, जैसे कंपनी को रेवेन्यू, रेवेन्यू से में से कंपनी ने एक्सपेंडिचर्स करे, टैक्स वगैरह सब पे कर दिए, इंटरेस्ट वगैरह, उसके बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट में से कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, फिर भी कंपनी के पास पैसा बच गया, फिर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया, फिर भी कंपनी के पास पैसा बच गया, कंपनी ने इंटरनल डिविडेंड्स दे दिए, फिर भी कंपनी के पास पैसा बच गया, कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत जो है पैसा दे दिया, फिर भी कंपनी के पास पैसा बच गया। सर ऐसे कंपनी कमाती कितना? कंपनी बहुत पैसा कमाती है, फिर भी कंपनी के पास पैसा बच गया। या ये कह लो सीधी सीधी कहानी कि सर सीधा सीधा ये बता दो कि ऐसा पैसा जो कंपनी ने किसी को नहीं दिया वो रिटेन्ड अर्निंग है। वही तो मैं कह रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे बात को यार तुम लोग। इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल सही बात है, इतना पैसा, सही बात है या नहीं? इट लीड टू सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल मतलब आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हो, ये भी बात तो बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? नॉट अ लिमिटेशन। इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए बताइए, करेक्ट सही क्या है? नॉट अ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? देखो अनसर्टेन फाइनेंस है, ये तो बात सही है, लेकिन हाँ इससे आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ सकती है, ये इसका लिमिटेशन नहीं है साहब, ये इसका लिमिटेशन नहीं है। चलिए आगे। Which of the following statement are true with regard to trade credit? ट्रेड क्रेडिट समझते हो? ट्रेड क्रेडिट उधार, क्रेडिट माने यहां पर उधार, ट्रेड माने व्यापार, उधारी पर जो व्यापार चलता है उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है?
इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर्ड टू मोस्ट ऑफ अदर सोर्सेज. It helps to promote the sale of our organization. It may induce a firm to indulge in over trading. देखो कॉस्टली सोर्स है. देखो मेरी फर्म है, मेरी फर्म ने इसको व्यक्ति को 50 लाख रुपए का माल बेचा, चलो छोड़ो सीधा सीधा. अब ये व्यक्ति मुझे पैसा कब देगा? 3 महीने का बिल लिख दिया. अब ये पैसा फिर 5 महीने में भी नहीं दिया. इसने फिर 5 महीने बाद कितने दिए? 50,000 रुपये दिए. कितने रुपए दिए? 50,000. अरे भाई कॉस्टली पड़ गया, नहीं पड़ गया? और फिर इसने फाइनल में 2 साल बाद पेमेंट करा इसने मेरे को, वो भी कितने का? 4 लाख का. 1 लाख रुपए का भी पेमेंट नहीं करा. आप अगर बैंक से भी 5 लाख का लोन देते तो आपको 1 साल बाद 1 लाख का पेमेंट नहीं करना पड़ता. बात सही है कि नहीं सही है? तो ये तो कॉस्टली सोर्स है, ये तो बात समझ में आ गई. इट हेल्प्स टू प्रमोट द सेल. हाँ भाई बिल्कुल सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है. और ये ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल. आप अरे एक बात बताओ, उधार पर माल मिल रहा है, तो उधार पर जब माल मिलता है तो हम तो ज़्यादा ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? हमेशा ज़्यादा ले लेते हैं. तो सारे ऑप्शन जो होंगे इसमें सही होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन अ पब्लिक डिपॉजिट. पहली बात तो पब्लिक डिपॉजिट किससे ली जाती है? पब्लिक से ली जाती है, लेकिन इसको शेयर कैपिटल के नाम से नहीं जाना जाता. दूसरी बात ये जो होती है ये हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं. एक तरह से आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानो, शॉर्ट टर्म लोन्स की जगह पर बोरोइंग कर लो. क्लियर है? चलो. इट इज इजी फॉर अ न्यू कंपनी टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट. कौन सा सही है ना? और पब्लिक डिपॉजिट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी एंड द डिपॉजिटर हैव वोटिंग राइट, या नन ऑफ दीज. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू पब्लिक डिपॉजिट. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या ये नई कंपनी के लिए फंड रेज करना आसान होता है, या पब्लिक डिपॉजिट कंपनी की एसेट पर चार्ज क्रिएट करती हैं, या इनको वोटिंग राइट होता है? देखो पहली बात तो ये अनसिक्योर्ड होती हैं, ठीक है, और कोई भी पब्लिक किसी भी नई कंपनी को आसानी से पब्लिक डिपॉजिट देती नहीं है. और दूसरी बात केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही क्या होता है? राइट होता है. तो इनमें से तो कोई भी सही नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज. आ जाओ यहाँ पर. पब्लिक डिपॉजिट. विच कंपनी जनरली रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ. 36 मंथ का कितना टाइम हो गया? मतलब 3 साल. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज नॉन एज पब्लिक डिपॉजिट. ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इनमें से प्रेफरेंस शेयर का कौन सा फीचर नहीं है? नहीं. पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज कंपलसरी. बताओ कंपलसरी होता है क्या? नहीं. प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं. क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं. उसमें भी अगर आपको सपोज करो इस साल आपको नुकसान हो गया तो आप इस साल डिविडेंड का पेमेंट नहीं करोगे, बल्कि अगली साल इसका पेमेंट क्या कर दोगे. तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि आपको उसी साल क्या करना है, उसका पेमेंट करना है. पहली बात. द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. बिल्कुल सही बात है. 2 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स. और प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये अधिकार होता है कि वो इक्विटी से पहले क्या करें? क्लेम करें कि भाई हमें डिविडेंड दो और हमारा कैपिटल का रीपेमेंट करो. और इसीलिए इनको रियल ओनर नहीं कहा जाता. रियल ओनर किसे कहा जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल्स को, है ना. और इनको रीपेमेंट कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. कब मिलता है? ऑन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब फर्म की समाप्ति के समय, है ना. चलिए. प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि इन्हें शेयर प्लस डिबेंचर का कंबाइंड रूप कहा जाता है, इसलिए कि हाइब्रिड मतलब जो 2 चीजों से बनकर के बनता है. प्रेफरेंस शेयर डू नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी. ये भी बात सही है क्योंकि डिबेंचर क्रिएट करता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट नहीं करते. तो बताइए इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो ये भी फीचर है, ये भी फीचर है और ये भी फीचर है. तो एक ही फीचर नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. IFCI वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1948, 2001, 1956, 1991. IFCI जो है 1948 को क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ. इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. ये पहले किस नाम से जाना जाता था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट.
और ये कौन किसके अंडर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये यहाँ से ले लेता हूँ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रीवियसली किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। कब स्टैब्लिश हुआ, 1948 में, एज अ स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। क्या है, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। यहाँ से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, ये सारे एमसीक्यू चल रहे हैं। और अभी अभी इसको किस में लिस्टेड किया हुआ है, बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का एस्टैब्लिशमेंट और एनएसई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, और इनमें किस तरह की कंपनीज जो है वो लिस्टेड होती हैं, वो भी आप पढ़िएगा। अब आईएफसीआई की कितनी सब्सिडरीज हैं, 7 सब्सिडरीज हैं और 1 एसोसिएट है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑन 1 जुलाई 1993 इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कंपनी टू इम्पार्ट अ हायर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईएफसीआई को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कंपनी में किस साल, जैसे अभी आपसे पूछा आईएफसीआई कब स्टैब्लिश किया गया, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो 1993 में। क्यों, क्योंकि देयर वाज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे कंपनी ने लोन दिया, तो जब कंपनी ने लोन दिया तो सपोज करो उस लोन की रिकवरी नहीं हुई, तो वो क्या चली जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट चली जाती है। जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ना, इसी तरह से वो बढ़ गया और वो लॉस में जाने लगी, तो उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, अब आईएफसीआई क्या है, अब वो डायरेक्टली कैपिटल मार्केट से एक्सेस करती है। तो मेन चीज़ क्या है, आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म, कब इस्टेब्लिश हुई, और कितनी सब्सिडरीज और एसोसिएट हैं, और रिकॉन्स्टिट्यूट कब हुई। बस, इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड आईसीआईसीआई, ये एक बैंक है, ये तो आपको पता ही होगा क्या है, ये एक बैंक है। अब इनमें से इसका सही आंसर क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए पहले इसका पढ़ लेते हैं। द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरसेट स्टेट है, तो ये हो गया सही आंसर। अब आ जाओ यहां पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है भाई, फुल फॉर्म हो गया। स्टैब्लिश को भी 5 जनवरी 1955 को। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, प्राइवेट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज टू कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर्स को क्या करता है, सर्विसेज, मतलब सेविंग अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, राइट। और तो बाकी ऐसा कुछ आपको नहीं करना, इसमें पढ़ लेना, पढ़ने में तो कुछ जा ही नहीं रहा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इशू कन्वर्टेबल जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर इन 1990। कन्वर्टेबल हो चाहे नॉन कन्वर्टेबल, सबसे पहली कंपनी जिसने जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर, जिसको है ना जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर क्या करा, इशू करा, वो कौन सी कंपनी थी, तो बेटा वो कंपनी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स वर इशूड, तो 1990, है ना। तो कुल मिलाकर के किसी भी तरह से आपका जो है क्वेश्चन वो बन सकता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और साथ साथ में हर क्वेश्चन की मैं डिटेल्ड भी देता जा रहा हूँ, जो भी मुझे लगा देखो भाई मैं उतना कर रहा हूँ, है ना। अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट, द फैक्टरिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड्स एंड सर्विसेज, मेक्स द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, कलेक्ट द क्लाइंट्स डेब्ट और अकाउंट्स रिसीवेबल, या ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बताइए, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग मतलब कलेक्ट द क्लाइंट्स डेब्ट और अकाउंट रिसीवेबल, है ना, उसको क्या कहा जाता है, फैक्टरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्टरिंग कहा जाता है। देखो, डेटार है, क्लाइंट फर्म है, आस्क फॉर रॉ मटेरियल, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड बिल्ड्स इनवॉइस, तो क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, है ना,
ठीक है ना, रिसीव द अमाउंट, सेल द इनवॉइस, समझ आ रहे हो, फैक्टर, क्या फैक्टर, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ आ गई ना। चलिए, तो ये फैक्टरिंग इन फाइनेंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनएसडीएल, एनएसडीएल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, पहली बात, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब आ जाओ ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी पहले ही सही हो गया। दूसरा ये नेशनल शेयर्स डिपॉजिटरी लिमिटेड, गलत हो जाएगा, शेयर है। नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट गलत हो जाएगा। नेशनल शेयर गलत हो जाएगा। तो कुल मिला करके, और डेवलपमेंट भी गलत है, तो कुल मिला करके नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका मतलब कि ये जो फर्म है, ये आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसको सिक्योर रखते हो, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आ जाओ, ये एक तरह का सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, मुंबई में है, अगस्त 1996 में स्टैब्लिश हुआ था, पहला इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है इंडिया में। ये लो, एमसीक्यू बनेगा सीधा सीधा। क्या क्या कवरेज लेता है नेशनल बेसिस पर, किस किस को सर्विस प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर, कस्टोडियन, इशूअर कंपनी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड, और थ्रू अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारा का सारा ई बेसिस पर आज जो आप ई ट्रेडिंग कर पाते हो वो इसी के कारण कर पाते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द यूनियन बजट 2022, क्योंकि अभी तो 2022 ही आया था लास्ट ईयर, तो हाउ मेनी परसेंट टैक्स विल बी लेविड ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट से क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी। क्या होता है मेरे बच्चे, क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन हो गया, मेटिक हो गया, या आपके और भी बहुत सारे, इथेरियम हो गया, है ना। तो कितने परसेंट टैक्स लगाया गया, 30%। कितना परसेंट टैक्स लगाया, 30%। और उस पर टीडीएस भी लगाया गया था। क्या लगाया गया था, टीडीएस। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करोगे या विड्रॉ करोगे, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस पे करना पड़ेगा। एट द रेट कितना परसेंट था वो आप मुझे बताइए। और साथ साथ में हाल ही में गवर्नमेंट ने अपना डिजिटल रुपी, क्या, डिजिटल रुपी लॉन्च किया था 4 शहरों में, है ना, 4 शहरों में किया था। वो 4 प्लेसेस कौन कौन से थे, उनके नाम, और किस डेट को किया गया था उसका नाम। ये आपको ये सारी जानकारी क्या है, होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, एसएटी एस्टैब्लिश्ड इन, अब पहले एसएटी के बारे में जान लेते हैं। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ऑटोनॉमस बॉडी है। 2 चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, ये किसके प्रोविजन के अंदर काम करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, और ये ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत काम करता है। तो इसका मतलब है ये लीगली काम कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब बताइए कब इस्टेब्लिश हुआ था, बताओ। इसमें नहीं दे रखा, बताओ कहां पर आएगा, 1992। क्लियर है, 1992, ठीक है ना। चलिए, एसएटी, टेकिंग प्रॉफिट डिफरेंसेस इन प्राइजेस और रिटर्न इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि मैं एक ही जगह से क्या कर सकता हूँ, मतलब जैसे मैं हूँ, है ना, और मेरे एक ही बैंक में ना बहुत सारे अकाउंट खुले हुए हैं अलग अलग जगह पर, जहाँ मेरा बिजनेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ पर अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं। तो मैं एक ही टाइम पर अलग अलग मार्केट में जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता हूँ। ये कुल मिलाकर के आप मार्केट समझ लो कि मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा, 2 साइड सेल। यहाँ तो सेल की बात ही नहीं हो रही है, मार्केट, सॉरी। टेक एडवांटेज ऑफ द इट्यूएशन, गलत। फैक्ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, नहीं। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, जब आप एक ही जगह से अलग अलग मार्केट में क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। जैसे आप इन्वेस्टर है तो मार्केट ए, मार्केट बी, है ना। तो ये एक ही जगह पे एक ही समय पर अलग अलग मार्केट में क्या कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। नेक्स्ट, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड।
सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के बारे में ये रहा, 1988 में हुआ था, नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, और 30 जनवरी 1992 को इसको जो है स्टेचुअरी पावर्स दे दी गई। ठीक है, तो ये स्टेचुअरी एज अ स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और इसका जो क्या कहते हैं हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं ये अलग अलग जगह पर। और अभी जो है मधुबीपुरी बुच टुक चार्ज द चेयरमैन ऑन 1 मार्च 2022 रिप्लेसिंग अजय त्यागी whose term ended on 28 फरवरी 2022, है ना? तो अभी जो है, और ये जो है ये पहली, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये पहली जो है आपकी वुमेन चेयरपर्सन है किसकी? सेबी की। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो अगर मैं इन सब चीज़ों को ना लिखूं तो कुल मिलाकर के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो बेहतर है कि आप कुछ चीज़ों को इसके बेसिस पर भी याद रखें, है ना? बाकी क्वेश्चन किस तरह से बनता है अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एज पर द यूनियन बजट 2022, है ना, क्योंकि आप इतने समझदार हो कि अब आप पता है कि भाई यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द सेबी, है ना? समझ गए ना? तो एज पर द यूनियन बजट 2022 हाउ मेनी करोड्स हैज बीन मेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 2022-23 अंडर हर घर नल से जल स्कीम? कितने घरों को हर घर नल से जल स्कीम के तहत 3.8 करोड़ घरों को? एक एमसीक्यू तो ये रहा। और किस बजट में आया था? 2022 में आया था। 2022 में 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया गया था किस योजना के तहत? हर घर नल से जल स्कीम के तहत। और इसमें कितना खर्चा आया था? उसका आंसर आएगा 60,000 करोड़। क्लियर है कहानी सारी की सारी? एक एमसीक्यू में समझ रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं? इनमें टाइम लग रहा है, समझ रहे हो? इनमें टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, समझ रहे हो? चलिए, अ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट वेयर बाय अ यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी शुड बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्रीज एज कॉल्ड एज। एक थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है ना, जहां पर कोई भी यूनिट जो है अ यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी शुड बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्रीज, उसको क्या कहा जाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, फिशरी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कि भाई मेरे पास जैसे 10 रुपये है, आप मार्केट जो 10 रुपये का अंकल चिप्स ले लो, तो जितनी वैल्यू की करेंसी कितनी है? 10 रुपये, और जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये, तो वो दोनों एक दूसरे किससे क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द, बता दिया ना सही, ए वाला सही होगा ना? Which of the following is a series of constant cash flow that occur at the end of each period for same fixed number of period? Ordinary annuity या perpetuity या A and C? ये कह रहा है इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है जो साल के अंत में मतलब एक नंबर ऑफ फिक्स पीरियड में बनाई जाती है? एन्यूटी, ड्यू, एन्यूटी तो नहीं होगा क्योंकि ड्यू वर्ड आ गया। ऑर्डिनरी एन्यूटी लगभग 1 साल। आगे बढ़ते हैं। Which of the following which of the following ratios are intended to address the फर्म की फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए किस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है? अकाउंटिंग रेशियो में बताया था, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एसेट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी। इसको हटा रहे हो। फाइनेंशियल लेवरेज लिक्विडिटी से पता चलेगी क्या? नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलेगी क्या? नहीं। सॉल्वेंसी से। लेवरेज का फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है? कितना मेरे पास डेप्ट है, कितना मेरे पास इक्विटी है, ये कहलाता है फाइनेंशियल। प्रोपोर्शन बिटवीन द इक्विटी एंड डेप्ट, क्या? प्रोपोर्शन बिटवीन इक्विटी एंड डेप्ट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लेवरेज, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पहली चीज। दूसरी बात, फाइनेंस, पैसा कितनी एफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन, सॉल्वेंसी कितनी है। टेलीग्राम पर आज एक बच्चे ने कुछ दिन पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी?
तो जो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को मीट करने में, उनको देने में, उनको पे करने में सक्षम होती है। भाई मैंने 50 लाख का लोन लिया और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 50 लाख का लोन आसानी से दे दूंगा, पे कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर पाती है। समझ गए? क्लियर? चलो, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं है ना इस तरह के, उनकी कितनी मैच्योरिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 20 से 40, 60 से 90, 120 से 365 या 90 से 364। करेक्ट आंसर 90 से 364 कमर्शियल पेपर। कोई मुझे बताएगा कमेंट के अंदर कि कमर्शियल पेपर होते क्या है? बताओ फटाफट से। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बताइए कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? एस्टैब्लिश्ड बाय, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? फरवरी 1, 1964। तो एक एमसीक्यू तो ये हो गया, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फंड आर क्लासिफाइड इनटू, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मैं देख लेता हूँ। आ नहीं रहा होगा, ढक रहा होगा, तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा बीच में, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये दिख सके। और मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। आई होप आपको ये दिख पा रहा होगा। दिख रहा है? फुल स्क्रीन पे करूँ क्या? थोड़ा सा और बढ़ा दूँ? अब सही है भाई, देख लो। चलो, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर, ये आ गया। चलो, ये हो गया, आ गया बेटा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब आपको दिख रहा होगा सोर्स ऑफ फंड जो है 3 बेसिस पर क्लासिफाइड है, पीरियड के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, और सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर। पीरियड के बेसिस पर 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। ओनरशिप के बेसिस पर 2 तरह के होते हैं, ऑनर्स और बोरोड फंड। और सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फंड। इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, इससे नीचे का नहीं बनेगा कि लॉन्ग टर्म में कितने तरह के होते हैं, मीडियम टर्म में कितने तरह के होते हैं, नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन पर आ जाएं साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए साहब, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं कितने होंगे? 3, मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके आंखों के सामने। चलो, ठीक है ना? कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड, कितने टाइम के लिए? मैंने बताया था, पीछे पढ़ा था, 3 साल, है ना? चलो नेक्स्ट। Which type of funds are equity linked debt securities that are to be converted into equity or depository receipt after a specific period? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। किस तरह के जो फंड होते हैं वो इक्विटी लिंक्ड होते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज में, जो कन्वर्टेड होते हैं किसमें? या तो इक्विटी में या डिपॉजिटरी रिसीप्ट में, जैसे जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। समझ रहे हो? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। आ जाइए आगे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज अनाउंस्ड, इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? चलो, 15 अगस्त 15 है ना, लाल किले के प्राचीर से कहा गया था। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैविंग 25 लाख इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। दिख रहा है आपको क्या ये वाली पिक्चर? अगर बेटा दिख रही है तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपके आएगी काम। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है माइक्रो में इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 5 करोड़, स्मॉल में चाहिए 10 करोड़, मैक्सिमम 50 करोड़, मीडियम में चाहिए 50 करोड़ और मिनिमम 250 करोड़। ये क्या है आपका? मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, इसमें आपका वो रह गया है ना, सर्विस वाला रह गया। चलो सर्विस वाला मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है? मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं डाल दूंगा, बिल्कुल टेंशन, परेशान नहीं होना किसी भी बात को लेकर के। तो इसका आंसर मैं फिर बता देता हूँ सही। फिर तो माइक्रो एंटरप्राइजेस है ना बेटे, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो एंटरप्राइज। बाकी इन सबके मैं कमेंट कर दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, मस्त रहा करो।
टू प्रोसेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल विच इंस्टीट्यूट हेल्प्स SSI। ये SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। NSIC, DIC बोथ या नन ऑफ दिस, पहले पढ़ लेते हैं। NSIC वैसे इसका करेक्ट आंसर है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन। एक तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका ये है, और ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है। 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और तो बस बाकी तो सब मज़ेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन मैंने दे ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन योर ब्रांड गेट लीगल प्रोटेक्शन एंड नो वन एल्स इज अलाउड टू यूज। अरे भाई जैसे लीगल प्रोटेक्शन, आपके ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको कोई यूज नहीं कर सकता, इसको क्या कहते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या नन ऑफ दीज। अच्छा एक बात बताओ, आपके हाथ में मोबाइल फोन या लैपटॉप है, बिल्कुल है। आप अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देखो, उस पर माइक्रोसॉफ्ट, डेल, HP जो भी कंपनी है, या इंटेल कोर तो आपके पे लिखा ही लिखा होगा, है ना। या आपके पास जो बुक है उस पर उसका नाम है, उसका ब्रांड है, क्या उसको कोई कॉपी कर सकता है? आप कॉपी कर सकते हो क्या? एप्पल को कॉपी कर सकते हो क्या? रिलायंस को कॉपी कर सकते हो या नहीं कर सकते, है ना। उसको कहा जाता है ट्रेडमार्क। क्या कहा जाता है? ट्रेडमार्क। चलो आगे आ जाओ। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? NSIC। और NSIC को हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़े हैं ना। डैश वॉज सेटअप बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म दो फटाफट से, चलो फटाफट। और कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, जल्दी बताओ इसके बारे में बताओ। तो क्या सेटअप किया गया था? रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वुमेन के चक्कर में मत आ जाना, वो क्या है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये वही वाला ऑप्शन है, ठीक है। मजाक की बात है, सीरियसली मत लेना। द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, शायद, पता नहीं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। नाबार्ड इसके लिए नहीं बना। द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, तो दो तो काट दिया, बचे दो। क्या नाबार्ड के द्वारा जो एसोसिएशन की गई है, क्या वो नेशनल कमीशन हो सकता है? ये बताओ। सॉरी सर, नहीं हो सकता। बस, तो समझदार बच्चे हो, हल्के में थोड़ी ले रहे हो। ये नाबार्ड के बारे में आ गया, है ना। तो रिकमेंडेड किसके द्वारा किया गया था? B सेवारमन कमेटी के द्वारा 1981 में। 12 जुलाई 1982 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था एज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। और इसको किससे रिप्लेस किया गया था? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल से, जो किसके अंडर काम करती थी? RBI की जो ब्रांच थी। और बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन केस ऑफ, अच्छा एक बात मुझे बताओ, मतलब सीरियसली बताओ ना, ये जिस तरह के MCQs मैंने आपको प्रिपेयर करके दिए हैं, आपने कहीं पर इस तरह के MCQ देखे हैं? मतलब मैं अगर कोई पेड वाला भी जुड़ा हुआ है ना, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। मतलब पेड, मतलब मेरे पास पेड नहीं, कहीं भी पेड, इस तरह से MCQ, मतलब लेवल हो सकता है, लेकिन जो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, कहीं पर भी आपने देखे हैं? टॉपिक वाइज का ना यही पर्पस था, इस टॉपिक वाइज MCQs लेकर के आने का ना यही पर्पस था, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो सके, MCQ भी कर सको, और साथ साथ में उससे रिलेटेड कई सारे। अब आपका ये वाला सेशन ना धमाकेदार है, मतलब आपको खुद को आइडिया नहीं होगा आपने कितने MCQ इसके अंदर किए होंगे। मतलब मेरे को कमेंट करके बताओ ज़रा कि आपने किस प्लेटफॉर्म पर ऐसा देखा है ना। मुझे नहीं लगता कि है, आगे हो जाए की गारंटी नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये इस वक्त का अपना सोलो प्लेटफॉर्म है, 100% आपके साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ना आपसे भी चाहिए, इसलिए यार फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेशन दे लो यार थोड़ा सा। MSMED एक्ट 2006, MSMED एक्ट कब पास हुआ था साहब? 2006 में हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, while सर्विस एंटरप्राइजेज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? इक्विपमेंट में, प्लांट मशीनरी में, करंट एसेट में, फिक्स एसेट्स में?
और सर्विस एंटरप्राइजेस किस में करेंगे? अब दो ही तीन ऑप्शन है आपके पास, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स। ये तो गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करंट एसेट्स में तो नहीं करने वाली। सर्विस एंटरप्राइजेस किस में करेंगे? प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट में करेंगी क्या? उनके लिए तो इक्विपमेंट बेकार है, तो ये तो कट गया। प्लांट एंड मशीनरी में करेंगे क्या? वो सर्विस सेक्टर का प्लांट एंड मशीनरी से क्या लेना देना? एक ही ऑप्शन अब आपके पास बचा। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर्विस वाली इसमें क्यों करेंगी? सर्विस वाली इसमें नहीं करेंगी, इक्विपमेंट में करेंगे। सर्विस इक्विपमेंट जाता है ना सर्विस में, तो हाँ ये वाला सही हो जाएगा, ये कट जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट करंट एसेट्स में नहीं ना, वो उनका भी तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर जाता है, तो वो इक्विपमेंट में करेंगी। ठीक है, जैसे LIC वगैरह, समझ रहे हो? विच ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बी है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कैन बी यूज टू फंड स्टार्टअप? आपको स्टार्टअप करना है, कौन सा कैप जो मेथड है वो कैपिटल का या फंड रेज करने का वो सूटेबल है? वेंचर कैपिटल, बूट स्ट्रैपिंग, सीड एसलेटर या ऑल ऑफ दीज? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, ऑल ऑफ दीज सभी हैं, है ना। फटाफट से करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर और लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोसेस पूछ रहा है और वो भी लास्ट के। किसके पूछ रहा है? लास्ट के। ठीक है ना, किसके पूछ रहा है? लास्ट वाले। तो फटाफट से इसका आंसर कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा बेटा, पहले रेज करते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, फिर ग्रोथ फोस्ट होती है, फिर हार्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये इसका क्या है? ये इसका एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। क्या है बेटा? स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात ये वाली? हाँ, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड ले रहे हैं ना, क्योंकि 37 क्वेश्चन होगा, 47। अब स्पीड पे काम करेंगे हम, मतलब इंफॉर्मेशन विद स्पीड। हाउ मेनी गुड्स आर रिजर्व फॉर स्मॉल बिजनेस? 836 है। कितनी है? 836। तो 800। क्लियर? चलो। डैश आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री? फूड इंडस्ट्री, कॉटेज, एग्रीकल्चर या नन ऑफ दीज? देखिए, रूरल और ट्रेडिशनल, कॉटेज, एग्रीकल्चर पर मत चले जाना। उससे पहले क्या है, एग्रीकल्चर कुछ लोग करते हैं, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री सभी है। ठीक है, पहले ज्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री होगा, ठीक है ना। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इस कोई भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का कब स्टेटस मिलता है, कब वो कितना एक्सपोर्ट करे अपने प्रोडक्शन का? 25, 50%, 75% या 40%? बताइए। 50%। अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने टोटल प्रोडक्शन का 50% क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, तो उसको टाइटल दे दिया जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपेंड, EOU पता होगा, पता है? एसेंशियल ऑपरेटिंग यूनिट, एक्सपोर्ट ऑर्डर यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एसेंशियल ऑर्डर यूनिट? बेटा, अगर आपने अभी इसको नहीं पढ़ा होता और मैं यहाँ पे नन ऑफ दीज देकर के आता तो 100% तुम इन तीन में से कोई एक करते, है ना। DIC, अच्छा मुझे बताना कितनों का ये वाला सही गया? EOU वाला कितनों का सही जाता अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं करते तो? ये बताओ, EOU कितनों को पता था? बताओ जरा, कमेंट करना जरा, पता तो चले कितना एक्टिव हो। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्टेंट तो कुछ नहीं होता यार, इनक्लाइंड भी कुछ नहीं होता, कंसर्शन क्या होता है? एक ही बचा, ये तो वर्ड से भी निकाल लिया करो। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। 1978 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। चलिए नेक्स्ट, ट्रेडमार्क कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ट्रेडमार्क को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है? एक बात बताओ, टेंजिबल पर मत चले जाना, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कॉपीराइट या नॉन कॉपीराइटेड? बताइए। आप ट्रेडमार्क को तो कॉपीराइट कर ही नहीं सकते, पहली बात तो एक ही ऑप्शन बचा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ढूंढो क्या होता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? अब बच्चे सोचेंगे सर एक तो पेटेंट, एक कॉपीराइट, एक ट्रेडमार्क, तीन ऑप्शन सही है। गलत सर, गलत है, बिल्कुल गलत है।
बताओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ढूंढो फटाफट से, मारो सर्च। करेक्ट आंसर यही है इसका 2। द एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब ग्रुप्स, कितने सब ग्रुप्स में बटा हुआ है? बताओ बताओ फटाफट से। एमएसएमई सेक्टर कितने ग्रुप्स में बटा हुआ है? 19, 10, 8, 5, 8। क्लियर है कहानी? चलो आ जाओ आगे। एन इंडिविजुअल हु हैज नो पीरियर बिजनेस ओनरशिप एक्सपीरियंस, मेरे पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी बिजनेस ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, पहले मैंने बिजनेस किया ही नहीं है। एज अ बिजनेस फाउंडर, इनहेरिटर ऑफ अ बिजनेस और अ परचेजर ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड डैश एंटरप्रेन्योर। और सपोज करो आपके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, आपने मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया, अब आप बताइए आप किस तरह के एंटरप्रेन्योर कहलाए जाएंगे? हैबिचुअल। हैबिचुअल क्यों होंगे? आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, सीरियल वाली कोई बात नहीं है, पोर्टफोलियो की यहाँ कोई जिक्र नहीं है, नो वॉइस। क्या? नो वॉइस। आप एक तरह से समझ लो कस्टमर जैसा कह देगा आप वैसे ही मांग लोगे, मान लोगे, आप कुछ नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नो वॉइस याद करने का तरीका है PERT, PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिसर्च टेक्निक। ये प्रीवियस ईयरली पूछेगा। या प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक, है ना, या प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिसर्च टेक्निक। कॉम्प्लिकेटेड है। पी से प्रोग्राम होगा या प्रोजेक्ट होगा, पहले तो ये ध्यान में रखो। ई से इवेल्युएशन है, चलो, एंड सब में आ रहा है। आर से रिसर्च और रिव्यू, 2 चीजें आ रही है, टेक्निक। तो कुल मिलाकर के अगर आपको पी और आर की फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर दे जाओगे। अच्छा, तो कोई टेक्निक सी लगाता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिसर्च। पहले आपने इवेल्युएट करा फिर आपने रिसर्च करा, गलत हो गया। ऐसी ही है, मतलब क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति जब नहीं आता है तो क्या सोच सकता है? प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, हाँ ये हो सकता है। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन इवेल्युएशन के बाद रिसर्च करना तो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब यहां पर आपका पेज फंस गया। एक बात बताओ, प्रोजेक्ट बड़ा है कि प्रोग्राम बड़ा है? प्रोजेक्ट के प्रोग्राम, बताओ फटाफट से। आप इवेल्युएशन प्रोजेक्ट पर करोगे क्या प्रोग्राम पर करोगे? बोलो फटाफट से। प्रोग्राम पर ही करोगे, है ना। क्लियर है? मतलब ऐसी भाई देखो, कोई एमसीक्यू की टेक्निक तो होती नहीं है, बट तो मतलब इसी तरह से तुक्के लगाए जा सकते हैं जो नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो हो गई ना 50% की। और अगर आपने प्रोग्राम पता है तो आप इजीली कर लोगे। बस यही तो है कि इवैल्यूएशन के बाद रिव्यू करना है। किसका? प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का? प्रोग्राम का, खत्म कहानी। याद रहेगा। PERT के बारे में देखो, ये रहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर है लेकिन है प्रोग्राम इवैल्यूएशन, कभी ऐसे ही कर दो। In dash machines and equipments are arranged in order or sequence in which they are to be used for manufacturing। पहले ये होगा, फिर 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 ये होगा, और फाइनल में आपका फिनिश्ड गुड्स तैयार। आपने ये जो सीरीज लगाई है किस बेसिस पर? फैक्ट्री के बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, प्रोसेस के बेसिस पर, या कंबाइंड के बेसिस पर? कंबाइंड के बेसिस पर क्यों लगाओगे? या तो आप प्रोडक्ट के बेसिस पर लगाओगे या प्रोसेस के बेसिस पर लगाओगे। ये प्रोसेस है। अब वास्तव में आप जो लेआउट तय करोगे वो प्रोडक्ट का करोगे। इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट है? इसके बाद जैसे चिप्स है तो पहले चिप्स क्या होगा? डलेगा, फिर वो वॉश होगा। प्रोडक्ट। समझ आ गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आजा। The term dash denotes bonus or financial aid which is given by a government to an industry to help it compete with other units। ज्यादातर इसका सब्सिडी लगाने वाले हो, देख लेना। गलत। तो अब इंसेंटिव होगा, गलत। तो सर कंसेशन होगा, गलत। बाउंटी, देख लो क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Schumpeter consider that innovative entrepreneurs would thrive, disappear, be absorbed within large innovative firms, be absorbed within non-innovative firms। फॉर्म्स इनोवेटिव का तो खत्म कर दो, डिसपेरिटी की खत्म कर दो, थ्राइव का कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर सी पर चला जाएगा। याद कर लेना इसको तो बिल्कुल। Schumpeter, राइट। इनोवेट, अरे 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 अरे, बहुत बढ़िया, वाह
मज़ा आ गया। और क्या ही चाहिए जीवन के अंदर, इसके अलावा चाहिए कुछ? ऐसे ही क्वेश्चन आ जाया करें, हैं मज़े आ जाएंगे, मज़े ला दोगे तुम अभी भी ला दोगे यार। देख लेना, सिलेक्शन लेकर के जाओगे तुम बच्चे। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स फेस स्पेशल इश्यूज इन रेजिंग। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं वो स्पेशल इश्यूज जब वो रेज करते हैं तो उनको किस तरह का इशू होता है? डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर्ड, ह्यूमन कैपिटल या सीड कैपिटल? सीड कैपिटल, ठीक है। नेटवर्किंग बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मे बी मोस्ट इनकरेज्ड बाय साइंस पर्क्स। नेटवर्किंग बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मे बी मोस्ट इनकरेज्ड बाय किसके द्वारा? साइंस पर्क्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या बिजनेस एसोसिएशन? ये ट्रेडिशनल ज्यादा चलता है, साइंस पर्क्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है। चलिए, डैश इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड परसीव्ड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट। बताइए कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल, करंट कैपिटल, सीड कैपिटल या वेंचर? वेंचर कैपिटल में ज्यादा होता है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी या प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस या ऑल ऑफ दीज? गलत मत कर देना। चलो, जो तुम्हारा सही लगता होगा वो तो मैं काट देता हूँ। ऐसे हो रहा है तुम्हारे साथ? बताना जरा कि सर ये तो सही हमारा लग रहा होता है और आप इसी को काट देते हो, हैं? ये नाइंसाफी हो रही है आप लोगों के साथ, है ना। चलो बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा बेटा, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो, इन एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन एनएफ नीड फॉर एफर्मेशन, नीड ऑफ एफिनिटी, नीड ऑफ एफिलेशन। आहा सर एफिलेशन ही ढूंढ रहे थे हम, मिल गया, मजा आ गया मजा। मत चलो, इसी मजे को बनाए रखो। कहां भाग गया मैं? ये रहा भाई। विच ऑफ द नोडल एजेंसी, कौन सी नोडल एजेंसी है जो काम करती है किसके लिए? विलेज और खादी इंडस्ट्री के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री। सिंपल, खादी पर मत चले जाना और स्मॉल स्केल कॉर्पोरेशन पर भी मत चले जाना। नाबार्ड जो है वो भी नहीं करता है खादी के लिए, जो है एग्रो और रूरल इंडस्ट्री, है ना। चलिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूशन है भाई? 45% है एसएसआई का। सोच रहे हो? समझ लो। कौन सी एजेंसी सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम करती है? आरडब्ल्यू, स्फूटी, आरएसबीडीसी या डीआईसी? आरएसबीडीसी, इन सबकी फुल फॉर्म और ईयर वगैरह देख लेना, काम आएंगे बहुत ज्यादा। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है? सही चल गए, स्पीड सही आती। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सिकनेस और रीजनल बैलेंस। बताइए, प्रॉब्लम भाई स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंस कहां से मिलेगा? टेक्नोलॉजी कहां से मिलेगी? सिकनेस तो रहती है। रीजनल बैलेंस कैसे डेवलप करें? चलिए, as per MSMED Act, which of the following issue is not addressed by it? Credit, technology upgradation, market product, global competition। कौन सा? MSMED के द्वारा ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है ना। क्या? ग्लोबल नॉट एड्रेस्ड, ग्लोबल कंपटीशन। चलिए लास्ट, MSMED एक्ट बहुत बार बताया, पीछे पढ़ा होगा आपने MSMED एक्ट, बहुत पढ़ लिया। अब कब आया था? ऑक्ट 2006। और इसके बाद आपका क्वेश्चन समाप्त। तो यहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में कुछ जो है टाइपिंग एरर थे, इस बार लगभग नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था कि इम्प्रूव हो जाएगा और इम्प्रूव हो गया है। तो बेटे इसी तरह से जो है अपना जो प्यार है और अपने जो केयर है अधिगम मंत्रा के ऊपर बनाए रखो, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रिपरेशन करते रहो। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आता है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सीधा लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टैप करते ही आपको वो उठा करके मेरे से कनेक्ट कर देगा, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। दूसरी बात, टेलीग्राम पर डेली दिन में दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे क्विज होता है 2020 MCQs का, तो वो भी मिस मत करो, फटाफट से वहां पर जुड़ जाओ। उसका भी लिंक जो है टेलीग्राम का वो भी आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया हुआ है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है कर दो, फटाफट से ज़्यादा जुड़ जाने चाहिए। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, आपको सेशन कैसा लगा? बस मुझे इतना बता दो, आपको सेशन कैसा लगा? ठीक है, मेरे मजे आ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत। देखो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप कोऑपरेटिव रहोगे, मतलब अगर कोऑपरेटिव इन द सेंस कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो एक इंथुआज्म होता है ना यार, मोटिवेशन आता है देख करके। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना इस बात को? भाई जैसे सपोज करो क्लासरूम में, अगर आपने कोई टीचर है, आप में से क्लासरूम में 2 बच्चे बैठे हैं और वहाँ 40 बच्चे बैठे हैं, तो 2 बच्चों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आने का, 40 बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आएगा। और यहाँ तो तुम ऑनलाइन हो, जब तक व्यूज़ मिलियंस में ना पहुंचे तब तक क्या मजा आएगा? और तुम यार इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर तो मतलब क्या ही बताऊं, है ना? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, शेयर वेयर लाइक वाइक सब कर दो। मिलेंगे कल और बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।